गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार। अब शब्द विचार की बात करें तो रचना के आधार पर शब्द है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक होता है रूढ़ शब्द। नंबर एक होता है रूढ़ शब्द। नंबर दो होता है यौगिक शब्द। नंबर दो होता है यौगिक शब्द। और नंबर तीन होता है योगरूढ़ शब्द। नंबर तीन होता है योगरूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के लिए कोई शब्द प्राचीन काल से प्रचलित हो रहा है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब प्राचीन समय से कोई भी शब्द यदि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी जगह के लिए क्या हो गया हो? रूढ़ हो गया हो, यानी प्राचीन काल से उसका वही अर्थ लिया जा रहा हो, वह क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे हम पानी को देखेंगे, जैसे हम पानी को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में पानी का अर्थ क्या था? पानी ही था। यदि हम घर की बात करें तो घर शब्द उसके लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। उसके लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। जैसे बात करें देवता, देवता क्या है? रूढ़ हो गया है। यदि प्राचीन समय से देवता के नाम पर यदि मंदिर नाम लिख दिया जाता तो देवता को आज हम क्या बोलते? मंदिर बोलते। यदि इस पानी की जगह, यदि प्राचीन समय से इस पानी को यदि हम घर कहते तो वर्तमान में उसको हम क्या कहते रहते? घर ही कहते रहते। लेकिन ये शब्द क्या हो गए हैं? उनके लिए रूढ़ हो गए हैं। उनके लिए क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं। जैसे मान है गिलास है, जैसे नाम क्या है? गिलास है। अब गिलास को पहचानते ही हमें पता चल गया है कि जिसमें पानी डालने का यंत्र होता है और उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? गिलास कहते हैं। जग को गिलास नहीं कहते। जग अलग चीज होती है और गिलास अलग चीज होती है। यदि जग को पहले गिलास कह दिया जाता तो जग को आज क्या कहते हैं? गिलास कहते हैं। यानी प्राचीन काल से या पुराने समय से जो किसी शब्द के लिए, किसी प्राणी के लिए लगातार प्रचलित होता जा रहा है उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। पानी की बात करें, गिलास की बात करें, घर की, देवता की और अन्य जैसे दूध है, दूध है, जैसे चाय है, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए। उसके लिए क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए। यदि चाय को प्राचीन काल में दूध कहा जाता तो वर्तमान में हम चाय को क्या बोल रहे थे? दूध बोल रहे थे। यदि दूध को उस समय चाय कहा जाता तो हम चाय को आज क्या कहते हैं? दूध कहते। अर्थात वो प्राचीन समय से उसके लिए क्या हो गए हैं? लोग प्रचलन में आए हुए हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। इसका अपना अर्थ होता है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इनको विभाजित करने से दोनों पक्षों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यानी जैसे पानी को यदि विभाजित करें, पानी को तो पा और नी बनता है, तो ना पा का मतलब ना ही नी का, क्योंकि पानी का एक अपना संपूर्ण अर्थ है। पानी का अपना क्या है? एक संपूर्ण अर्थ है। जैसे चाय है, जैसे चाय है तो हमको चा और ये, इनको अगर यदि हमने टुकड़ा कर दिया तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। इस पूरी का पूरा का क्या है? अर्थ है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्योंकि प्राचीन समय से ये शब्द इनके लिए क्या हो गए हैं? लगातार प्रचलन में आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। बात करें यौगिक शब्द की, दूसरा शब्द क्या है? यौगिक शब्द।
अब रूढ़ तो क्या होता है, प्राचीन काल से समय से एक ही शब्द के लिए वो क्या हो गया, प्रचलन में आ रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। लेकिन यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से बना होता है। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। ये दोनों शब्द मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक शब्द में कितने शब्द मिलेंगे, दो शब्द कितने मिलेंगे, दो भी मिल सकते हैं, दो से अधिक भी मिल सकते हैं। और ये दोनों ही शब्द मिलकर के एक ही शब्द का निर्माण करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। अब यदि इन दोनों शब्दों को विभाजित करने पर दोनों शब्दों का अपना अर्थ होता है। दोनों शब्दों का भी अपना अर्थ होता है। दोनों शब्दों को यदि विभाजित कर दिया जाए तो इन दोनों शब्दों का भी अपना क्या होता है, अर्थ होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं नाम लिखूं एक देवालय, क्या नाम लिखा, देवालय। अब देवालय है तो देवालय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो देव होता है और एक आल्य होता है। देव का मतलब देवता होता है और आल्य का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो देव का भी अपना अर्थ है और आल्य का भी अपना अर्थ है, लेकिन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, देवालय, अर्थात जहां देवताओं का निवास स्थान होता है उसको क्या कहेंगे, देवालय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, देवालय कहेंगे। जैसे नाम है विद्यालय। अब विद्यालय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विद्या और एक है आल्य। विद्या का मतलब शिक्षा और आल्य का मतलब घर। अब विद्या का भी अपना अर्थ है और आल्य का भी अपना अर्थ है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, उसका नाम क्या हुआ, विद्यालय। तो इन दोनों शब्दों को यदि इस शब्द को विभाजित करने के बाद दो शब्द आएंगे, दोनों शब्दों का भी अपना अर्थ होता है और दोनों शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यौगिक शब्द। उसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे नाम है प्रेम सागर, क्या नाम है, प्रेम सागर। अब प्रेम का मतलब प्यार होता है और सागर का मतलब समुद्र होता है। तो प्यार का समुद्र या जहां पर भूल मात्रा में प्यार मिलता है उसको क्या कहेंगे, प्रेम सागर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रेम सागर कहेंगे। तो प्रेम का भी अपना अर्थ है और सागर का भी अपना अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जेब कतरा, क्या नाम है, जेब कतरा, नाम है जेब कतरा। अब जेब कतरा दो शब्दों से मिलकर बना, एक जेब है और एक कतरा है। कतरा का मतलब कतरने वाला, जेब का मतलब जेब होता है, कतरा का मतलब कतरने वाला। तो जेब का भी अपना अर्थ है और कतरने का भी अपना अर्थ है, और दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया और उसको कहेंगे हम यौगिक शब्द। उसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे नाम लिखे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। अब डाक को ले जाने वाली गाड़ी, डाक को ले जाने वाली गाड़ी, तो डाक का भी अपना अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, उसको कहेंगे हमें यौगिक शब्द। उसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। यानी रूढ़ शब्द तो क्या होते हैं, उनके टुकड़े नहीं किया जाते, टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यदि वो रूढ़ शब्द के टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यौगिक शब्द के यदि हम टुकड़े करें और टुकड़े करने पर जो दो टुकड़े होते हैं उनका भी अपना अर्थ होता है और इनका भी अपना एक अर्थ होता है, इनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़।
तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ जो प्राचीन काल से किसी शब्द के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी वस्तु के लिए रूढ़ हो गए हैं, लगातार प्रचलन में आ रहे हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर अपना कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यदि टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का भी अपना क्या होता है? प्रचलित अर्थ होता है, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। और तीसरे शब्द की बात करें, योग रूढ़। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। ये वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर, अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वे यौगिक शब्द होते हैं। तो ये भी यौगिक है। यौगिक का मतलब किससे बनेंगे? शब्दों के से। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनेंगे? यौगिक शब्द बनेंगे। तो यौगिक होते हैं। लेकिन यौगिक शब्द तो क्या होते हैं? जो अपने मूल अर्थ को ही देते हैं। लेकिन ये मूल अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं ना, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास के में कितने पद होते हैं? दो पद, एक होता है पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो योग रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं? अब किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने के कारण इनको कहते हैं योग रूढ़। क्या कहते हैं इसको? योग रूढ़। जैसे बात करें गिरिधर, बात करें गिरिधर। अब गिरिधर का मतलब क्या होता है? गिरि को धारण किया था जिसने, गिरि को धारण किया था जिसने, वो क्या कहलाता है? गिरिधर या गिरधर। उसको क्या कहते हैं? गिरधर। अब एक बात देखें कि गिरिधर किसके लिए विशिष्ट अर्थ पर करता है? कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो ये बताओ, क्या हनुमान जी ने गिरि को धारण नहीं किया? क्या हनुमान जी ने गिरि को धारण नहीं किया? अरे हनुमान जी तो बहुत पूरा पर्वत उठा करके ले आए थे और लेकर के आए और फिर वापस छोड़ करके आए। बताओ, उसको गिरिधर कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो अपने लिए क्या करता है? एक विशिष्ट अर्थ प्रदान नहीं करता। ये गिरिधर शब्द है, वो किसके लिए रूढ़ हो गया है? श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। तो दो शब्दों से मिला, गिरि और धर। और ना तो यहाँ गिरि का मतलब और ना ही धर का मतलब है। तो गिरि को धारण किया था जिसने, अर्थात कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। यहाँ कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। कौन सा है? योग रूढ़ शब्द है। बात करें गोपाल, बात करें गोपाल। अब गोपाल का मतलब होता है गायों का पालक, गायों का पालक। अब गायों का पालक अपने घर में, ऐसे भारत में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 50% लोग होंगे जो अपने घर में किसको पालते हैं? गायों को पालते हैं। कि बताओ, सबको गोपाल कहा जाता है? सबको गोपाल नहीं किया जाता, क्योंकि गोपाल शब्द वो श्री कृष्ण के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। तो गोपाल शब्द में कौन सा शब्द है? योग रूढ़। कौन सा शब्द है? योग रूढ़। कौन सा शब्द है? योग रूढ़। जैसे बात करें चौपाया, क्या बात करें? चौपाया। चौपाया किसे कहते हैं? जानवर विशेष होता है, जो जानवर होते हैं उसको क्या कहते हैं? चौपाया कहते हैं। बताओ, अपने घर में जो चारपाई होती है उसके कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। चारपाई के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। कुर्सी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। कुर्सी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। बताओ, उसको चौपाया कहा जा सकता है क्या? उसको चौपाया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसके लिए क्या हो गया है? चौपाया शब्द जानवर विशेष के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। यदि चौपाया के बदले चारपाई कहते हैं, चारपाई, चारपाई का मतलब 4
पायों का समूह, वो भी क्या होता है, चार पायों का समूह। अब चार पाए तो कुर्सी के भी होते हैं, चार पाए तो मेज के भी होते हैं, लेकिन बताओ उसको चार पाई कहा जा सकता है क्या? क्योंकि यह कोई विशिष्ट अर्थ प्रदान कर देता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक और बात है, इसमें चौपाई है। चौपाई की बात करें, चौपाई एक हिंदी का छंद होता है। चौपाई हिंदी का एक छंद होता है जिसमें चार चरण होते हैं, जिसमें 16 मात्राएं होती है, जिसमें क्या होती है, 16 मात्राएं होती है, तो उसी को चौपाई कहा जा सकता है। लेकिन चौपाई का मतलब चार पाए, यहाँ चौपाया में भी चार पाए और चार पाई में भी चौपाई, लेकिन हर को न तो चौपाया जा सकता, चार पाई को हम चौपाया नहीं कह सकते, ना चौपाया को हम चार पाई कह सकते, ना चौपाई को हम चार पाई कह सकते, क्योंकि ये विशिष्ट अर्थ प्रदान कर देते हैं। और विशिष्ट अर्थ प्रदान करने के कारण ये शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन की बात करें, दशानन है, वीणा पाणी है, ये सारे क्या है, योग रूढ़ है। ये क्या क्या है, योग रूढ़ है, क्योंकि ये तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, कोई विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो प्राचीन काल से किसी अर्थ के लिए, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, प्रचलन में आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और इन दोनों शब्दों का जो, यदि यौगिक शब्द को टुकड़ा करें तो दोनों शब्दों का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, और दोनों शब्द मिलकर के उस शब्द, उन जो टुकड़े के हैं, उन टुकड़े से संबंधित अर्थ प्रदान करता है। वो टुकड़ों से संबंधित क्या करता है, अर्थ प्रदान करता है। योग रूढ़ क्या होता है, टुकड़े करने पर वो उन टुकड़ों से संबंधित अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, उसको कहते हैं योग रूढ़। उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़। तो इसी प्रकार रचना के आधार पर हमने शब्दों को विभाजित किया, कितने आधार पर, तीन प्रकार से। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। अब शब्द की बनावट दो प्रकार से होती है, एक तो किसी व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक होती है विकार के आधार पर। विकार के आधार, शब्द की बनावट दो प्रकार से होती है, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक होती है बनावट या विकार के आधार। इसके आधार पर, विकार के आधार पर। अब शब्द को हमने दो भागों में बांटा, एक व्युत्पत्ति पक्ष और विकार पक्ष, एक व्युत्पत्ति पक्ष और एक विकार पक्ष। अब व्युत्पत्ति यानी शब्द का, नए शब्दों का निर्माण किन किन से होता है, जहां नए शब्दों का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। उसको क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति। तो इसमें आ जाएंगे अपने संधि। संधि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और वहां से नया शब्द बनता है। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा शब्द होता है, वो क्या होता है, समास। वो क्या होता है, समास। तीसरा शब्द होता है वो प्रत्यय, वो क्या होता है, प्रत्यय। और चौथा होता है, वो क्या होता है, उपसर्ग। वो क्या होता है, उपसर्ग। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। अगर विकार के आधार पर बात करें तो विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। एक का नाम होता है विकारी शब्द, एक का नाम होता है विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द और एक क्या होता है, अविकारी शब्द। तो विकार के आधार पर शब्दों को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। अब विकार का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन न हो वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। अब परिवर्तन किस किस के कारण, या तो लिंग के कारण, या वचन के कारण, या काल के कारण, या कारक के कारण, या वाच्य के कारण, या पुरुष के कारण। यदि किन्हीं शब्दों में परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है, वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें लिंग, वचन,
कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार यदि परिवर्तित नहीं होता तो वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक व्युत्पत्ति पक्ष और एक विकार पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष के आधार पर चार भागों में संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। विकार के आधार पर हमने परिभाषा पढ़ी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष या वाच्य के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और दूसरा भेद हमने पढ़ा अविकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द, और परिवर्तन नहीं होता तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्दों की बात करें तो हिंदी में विकारी शब्द वो चार होते हैं। हिंदी में विकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकार के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द भी चार होते हैं। अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी होती है? चार होती है। इसमें अवयव आते हैं। क्या होते हैं? अवयव। अवयव क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द हो गया, संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हो गया। ये चार प्रकार के क्या होते हैं? अविकारी शब्द। ये चार प्रकार के क्या होते हैं? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, संबंध बोधक अविकारी शब्द और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। इसके अलावा एक और विकारी शब्द पढ़ा जाता है जिसको हम पांचवा नाम दे सकते हैं, जिसका नाम होता है निपात। उसका नाम क्या होता है? निपात। तो इस प्रकार से विकारी शब्द कितने प्रकार के हो गए? चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और पांचवे की बात करें तो वो क्या होता है? निपात होता है। वो क्या होता है? निपात होता है। तो इस प्रकार से यदि हमने शब्दों को पढ़ लिया, इस प्रकार से यदि हम शब्दों के बारे में जान गए, यदि हमने शब्दों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया तो अपना व्याकरण वो पूरा हो जाता है। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, फिर संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। इस प्रकार से यदि हमने इन बातों को जान लिया तो इस प्रकार से हम अपने पूरे व्याकरण को हम जान सकते हैं। तो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा संज्ञा। विकार के आधार पर हम सबसे पहले विकारी शब्दों को पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हमें संज्ञा। अब धन्यवाद।